हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 23 से 29 अगस्त के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ। तो पहली न्यूज हमारे पास इंडियन पॉपुलेशन को लेकर प्रोजेक्शन है हमारे पास। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन जो कि किसके अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है। ओके, रिपोर्ट का नाम आप देख लीजिए। रिपोर्ट का नाम है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 टू 2036। इसमें उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या मेंशन किए हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो इसने सेक्स रेशियो के बारे में बात की है। सेक्स रेशियो का मतलब फीमेल काउंट्स पर 1000 मेल। तो उसने यहां पर क्या बताया है, रिपोर्ट ने क्या बताया है कि ये और ज्यादा इंप्रूव होने के चांसेस रहेंगे और इंडियन पॉपुलेशन गोइंग टू बी मोर फेमाइन इन 2036 एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन इन 2011। देखिए सरल शब्दों में अगर बात करूं तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो 2011 में 943 फीमेल काउंट था, वो 2036 में एक्सपेक्टेशन है कि बढ़कर 957 हो जाएगा, जो रिपोर्ट में इसमें बताया गया है। एक और चीज जो इसमें बताई गई है वो क्या, कि जो हमारे पास फर्टिलिटी रेट है, जो भारत का फर्टिलिटी रेट है, वो डिक्रीज होगा ओवर द इयर्स। जो कि हमारे पास 2011-15 में 2.34% था, वो घटकर 1.73% रह जाएगा आने वाले कुछ सालों में, यानी 2031 से 35 के बीच में। तो ये कुछ प्रोजेक्शंस हमारे पास दी गई हैं। तो पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन किसके अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए अगर हम थोड़ा और पॉपुलेशन को लेकर बात करें तो पॉपुलेशन को लेकर अच्छी इंफॉर्मेशन हमें सेंसस से मिल पाती है। सेंसस भारत में हर 10 साल बाद कंडक्ट किया जाता है। आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए 1872 में पहली बार सेंसस कंडक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। भारत का पहला सिंक्रोनाइज और सक्सेसफुल सेंसस कंडक्ट हुआ था 1881 में, और तब से हर 10 साल बाद हम सेंसस कंडक्ट करते हैं। और अगला सेंसस हमारा कब होगा, 2021 में, जो भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा। एक क्वेश्चन में यहां पर बताना चाहूंगा स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। क्वेश्चन क्या गलती करते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में सेंसस कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय कंडक्ट करता है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सेंसस कंडक्ट करता है हर 10 साल बाद। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास 1881 में जब पहली बार सेंसस कंडक्ट हुआ था, तो यहाँ पर सेंसस कमिश्नर, उनका नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो उनका नाम आप याद रखेंगे WC प्लॉडेन। ठीक है, सेंसस कमिश्नर थे 1881 में। तो ये सारे पॉइंट स्टूडेंट आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज अगर हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट, 6th राउंड टेबल ऑफ AINTT हेड। अब ये क्या स्टूडेंट, देखिए अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्टनरशिप की थी किसके साथ, हमारे पास देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ऑफ थाईलैंड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ थाईलैंड। अब देखिए हुआ क्या है, बेसिकली सरल शब्दों में बात करें तो 6th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑफ एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। जो भी भारत और एशियन कंट्रीज के थिंक टैंक्स हैं, उनके बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। सो क्वेश्चन, व्हाट इज एशियन? तो पहली बात तो एशियन समझ लेते हैं। एशियन की जब मैं बात करूं तो दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये हमारे पास 10 साउथ एशियन कंट्रीज का ग्रुप है। इसमें टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं, 10 मेंबर कंट्रीज हैं। और अगर हम बात करें, इंडिया लगातार इन कंट्रीज के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है, और इसी के लिए पॉलिसी भी हमारी ऑनगोइंग है। आपको पता होना चाहिए, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, इंडिया की एक पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, और कई बार इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी हम बोल देते हैं। तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन कंट्रीज के साथ हम रिलेशन जो है अपने और स्ट्रॉन्ग बनाए। ओके, सो अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दूं मैं, लिंग जोखोय, ये हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल है एशियन की। और एशियन का हेडक्वार्टर कहां है, एशियन का हेडक्वार्टर और यू कैन से सेक्रेटेरिएट इज एट जकार्ता, इंडोनेशिया। तो बेसिकली हमने इन कंट्री साथ मिलकर एक यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जहां पर थिंक टैंक बेसिकली इंक्लूड थे, और थीम जो रही वो भी आप देख लीजिए, एशियन इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड इरा। देखिए एशियन की बात करें एज अ ग्रुप, अगर हम इन 10 कंट्रीज की ग्रुप के बारे में बात करें, तो ये 4th लार्जेस्ट इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है। 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का एज अ ग्रुप। और आपको बता दूं कि इंडिया ट्रेड विद एशियन इज अप्रोक्सीमेटली 10.6% ऑफ ओवरऑल ट्रेड। तो इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ट्रेड वाइज अगर हम बात करें, एशियन कंट्री साथ इंडिया के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं,
एशियान की एस्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुई थी? एशियन एस्टैब्लिश इन विच पर्टिकुलर ईयर? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। ओके, याद रखेंगे एशियन एस्टैब्लिश इन द ईयर 1967। ठीक है, द ग्रुप एशियन एस्टैब्लिश इन द ईयर 1967। ओके, नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। देखिए स्टूडेंट, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अभी दिए गए हैं 2020, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम जब भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट अवार्ड आ जाते हैं वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और हमारे पास अर्जुन अवार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड वही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा अनाउंस किए गए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि पर्संस के जिनको अवार्ड दिया जाना है उनके सिलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को कौन लीड कर रहे थे? पहला क्वेश्चन मेरा यही हो जाता है, तो वह है जस्टिस मुकंदकम शर्मा। ठीक है, नाम याद रखेंगे। जिस कमेटी ने हमारे पास ये सिलेक्ट किया कि किन किन को अवार्ड दिया जाएगा, टोटल 73 पर्संस को अवार्ड दिया गया है इन 7 कैटेगरीज। ओके, और ये सब लोग प्रेसिडेंट से अवार्ड देंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 5 लोगों को पहली बार सिलेक्ट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, जो भारत का उच्चतम या सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ओके, तो भारत में जो सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आइए उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 1991-1992 में, और इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे विश्वनाथन आनंद, जो भारत के जाने माने चेस प्लेयर हैं। विश्वनाथन आनंद फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और इसमें कैश प्राइज रहता है ₹25 लाख। ठीक है, 25 लाख का कैश प्राइज रहता है जब भी हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। तो इस पर हमारे पास स्टूडेंट याद रखेगा कि 5 लोगों को अवार्ड दिया गया है और टोटल अभी तक 43 अवार्डी हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। ठीक है, अभी तक 43 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये प्लेयर्स के नाम और इनकी डिसिप्लिन आप याद रखेंगे। जैसे रोहित शर्मा हमारे पास क्रिकेट से रिलेटेड है, मरियप्पन हमारे पास किससे रिलेटेड है? पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग, रानी रामपाल हॉकी। तो आप इनके डिसिप्लिन भी याद रखेंगे विद द नेम ऑफ द प्लेयर। चलिए अगर मैं बात करूं स्पेशली यहाँ पर मरियप्पन की, ठीक है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि मरियप्पन पैरा एथलेटिक्स में स्पेशली कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है हमारे पास मरियप्पन? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास रिलेट करते हैं कौन से स्पोर्ट से? हाई जंप। ओके, तो याद रखेंगे हाई जंप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूज हमारे पास 2020 लीडरशिप अवार्ड फोरम USISPF। देखिए हमारे पास एक ग्रुप है दैट इज यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये हमारे पास ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2017 में एस्टैब्लिश हुई थी, ताकि इंडिया और यूएस के बीच में हमारे पास जो ट्रेडिंग रिलेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। और यहाँ पर इसने प्रोजेक्शन भी दी थी कि अगर हम बात करें इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड की तो ये $238 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2025 तक। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा हमारे पास USISPF के द्वारा बताया गया था। तो अभी यहाँ पर USISPF ने 2 लोगों को अवार्ड दिया है। एक तो है आनंद महिंद्रा। ठीक है, आनंद महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, और दूसरे हैं शांतनु नारायण। शांतनु नारायण कौन है? हमारे पास यूएस की एक बहुत जानी मानी कंपनी है एडोब। ठीक है, तो उसके चेयरमैन है शांतनु नारायण। तो इन दोनों को हमारे पास 2020 लीडरशिप अवार्ड मिला है USISPF की तरफ से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कि USISPF की तरफ से किन 2 इंडियंस को इस साल लीडरशिप अवार्ड मिला है, तो नाम आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो लगातार हमारे पास क्या कर रहे हैं? यूएस की बड़ी बड़ी फर्म्स को लीड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आपने नाम सुना होगा सुंदर पिचाई, हमारे पास अल्फाबेट के CEO हैं। ठीक है, सत्य नडेला की बात करूं तो वो माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछ लेता हूं। ठीक है, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जब हम बात करते हैं संजय मेहरोत्रा, ठीक है, संजय मेहरोत्रा ये कौन सी यूएस फर्म को लीड कर रहे हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, संजय मेहरोत्रा कौन सी यूएस फर्म को लीड कर रहे हैं? जल्दी से बताइए, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ विच यूएस फर्म?
ओके, याद रखेंगे संजय मेहरोत्रा इज द करंट प्रेसिडेंट एंड सीईओ माइक्रोन टेक्नोलॉजीज। ये स्टूडेंट हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस बनाने के लिए मानी जाने वाली कंपनी है, यूएस की एक बड़ी फर्म है। तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के करंट प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? संजय मेहरोत्रा, नाम याद रखेंगे। चलिए जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। सो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक 30 मेंबर की नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो एक तरह से कंस्टिट्यूट कर दी है, जिसको एडवाइस करेगी, मॉनिटर करेगी और इवेल्युएट करेगी राइट्स को किसके? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर अभी अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और 2015 में इसको थर्ड जेंडर कंसीडर किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखा था और उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अभी क्या किया गया है? नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में बात करें। 30 मेंबर की काउंसिल होगी और इसके चेयरपर्सन हमारे पास कौन रहेंगे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो भी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होंगे वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे ऑलवेज। ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपने याद रखना है पार्लियामेंट ने हमारे पास प्रोटेक्शन हमारे पास ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2019 में पास किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर कई सारी चीजें चल रही हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक स्कीम अभी ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई है, अगर हम बात करें, दैट इज मधु बाबू पेंशन, मधु बाबू पेंशन योजना, जिसमें हमारे पास क्या है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको हमारे पास पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना मधु बाबू पेंशन योजना हमारे पास कौन सी स्टेट की तरफ से शुरू की गई है? ओडिशा, जिसका बेनिफिट हमारे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी दिया जाएगा। इसके अलावा इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बन रही है स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। याद रखेंगे भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो ये चीज आप याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज, 2020 नोखाई त्योहार हमारे पास एक फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया स्टूडेंट। ये बेसिकली हमारे पास एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। एंशिएंट फेस्टिवल व्हिच इज आल्सो नोन एज नुखाई प्रभव और नुखाई बेट घाट। ये सेलिब्रेटेड किया गया ऑन द 5th डे ऑफ द लूनर नाइट ऑफ भद्राबा। ओके, यहाँ पर क्रॉप को लेकर देखिए मैंने आपको पहले बता दिया हार्वेस्ट फेस्टिवल है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में इसको बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट, भारत में कई सारे फेस्टिवल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहले तो बात आप ये याद रखेंगे, नुकाई जोहार ऑब्जर्व किया गया 23rd of अगस्त को। भारत में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे आपने अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल लोहड़ी जो है हमारे पास नॉर्थ इंडिया में, और बिहू जो है भोगाली बिहू असम में ऑब्जर्व किया जाता है। पोंगल जो है वो हमारे पास तमिल एरियाज में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हर साल ऑब्जर्व किए जाते हैं। किसको लेकर? हार्वेस्ट को लेकर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, हमारे पास एक और फेस्टिवल है बंगाला। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है भारत में, बंगाला फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहा जाता है। ठीक है, 100 ड्रम फेस्टिवल। तो बंगाला फेस्टिवल आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। बंगाला फेस्टिवल कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं बंगाला फेस्टिवल की, सो बंगाला फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ मेघालय। ठीक है, मेघालय राज्य में बहुत बड़े लेवल पर हर साल ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है बंगाला, और इसको एक और नाम से जाना जाता है 100 ड्रम फेस्टिवल। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक फेस्टिवल केरला स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया 2020। केरला ने यहाँ पे अपने यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑब्जर्व किया, जिसको उन्होंने नाम दिया है थम्बी महोत्सवन। ओके, सो अगर हम बात करें ड्रैगन फ्लाई, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन सी स्टेट ने स्पेशली एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑब्जर्व किया, तो वो है स्टेट केरला। मस्कट जो रहा वो रहा हमारे पास पंतालू। याद रखेंगे मस्कट जो रहा पंतालू, ये ड्रैगन फ्लाई फैमिली से ही बिलोंग करता है। ओके, भारत में आपको बहुत सारी जगहों पर आपको अलग अलग ड्रैगन फ्लाई देखने को मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल एरिया डेजिग्नेट किया है, दैट इज गोरेवाड़ा इंटरनेशनल बायो पार्क। चलो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि गोरेवाड़ा इंटरनेशनल बायो पार्क हमारे पास कहां पर सिचुएटेड है।
गोरेवाड़ा इंटरनेशनल बायो पार्क कहां पर सिचुएटेड है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल बायो पार्क के बारे में, तो ये है नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। बुक्स आई है स्टूडेंट, हमारे पास दो बुक्स को लेकर बात हो रही है यहाँ पर। एक तो दिल्ली राइट्स को लेकर है, दिल्ली में दंगे भड़के थे और आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत बड़े लेवल पे कवरेज दी थी। आपने सुना भी होगा कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया था कि सिचुएशन को वो मैनेज नहीं कर पा रहे, कई लोगों को अरेस्ट किया गया। तो इस चीज को लेकर एक बुक आई है, दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। याद रखेंगे बुक की हजारों कॉपीज ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, तो यहाँ पर राइटर्स के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मोनिका अरोड़ा, प्रेरणा मल्होत्रा एंड सोनाली चित्तल। ओके, इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे, तो इनका नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। गरुड़ा प्रकाशन की तरफ से ये बुक जो है वो पब्लिश की जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन मेरे पास बनता है। इसी तरह से हमारे पास क्रिकेट को लेकर भी एक बुक आई है, क्रिकेट द्रोण, ठीक है, यहाँ पर भी एक बुक का नाम याद रखिए, क्रिकेट द्रोण। और ये बुक हमारे पास किस पर्सन के ऊपर है? पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, दैट इज वासुदेव जगन्नाथ प्रजापति। इनके ऊपर ये बुक है, लिखी किसने है? इनके बेटे जतिन प्रजापति, जो कि एक सिलेक्टर है अभी क्रिकेट बोर्ड में बीसीसीआई के अंदर, और आनंद बसु जो एक जर्नलिस्ट है। तो यहाँ पर आपको राइटर का नाम याद रखना है, बुक्स का नाम याद रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइसेस टू द शुगर रेट। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे पास, नीति आयोग। नीति आयोग हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है, जिसके करंट चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन हमारे पास रहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। तो यहां पर हुआ क्या था कि टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसको लीड कौन कर रहे थे? रमेश चंद। रमेश चंद इज द वन ऑफ द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। रमेश चंद एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग के। तो उन्होंने क्या सजेशन दिया है कि शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री को सही से आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुगर केन के जो प्राइसेस हैं, जो गन्ने का रेट जो किसान को मिलता है, उसको शुगर के रेट से लिंक कर देना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल हो और कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी बेनिफिट मिले। अब होता क्या है कि शुगर का रेट तो लगातार बढ़ता है, लेकिन गन्ने का जो रेट किसान को मिलता है वो उतना अच्छे से नहीं ग्रो कर पाता, तो अल्टीमेटली फार्मर को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको स्टूडेंट मैं यहाँ बता दूं कि इससे होगा क्या कि इससे लाखों फार्मर्स को फायदा होगा। और भारत में आपको बता दूं कि 3 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वो शुगर केन कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन कहां होती है? यूपी। याद रखना, मैक्सिमम शुगर केन प्रोडक्शन इज इन द स्टेट ऑफ यूपी, ओके, उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बाद, दैट इज महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है। अगर हम कंट्री वाइज बात करें, पूरे वर्ल्ड में बात करें, तो सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन कहां होती है? ब्राजील में। याद रखना, सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन कहां होती है? ब्राजील में। और इवन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो क्या? एक टर्म आपको याद रखनी है, फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस, एफआरपी बोला जाता है। फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस इज द मिनिमम प्राइस दैट द शुगर मिल्स हैव टू पे टू द फार्मर। ये वो मिनिमम प्राइस होता है जो शुगर केन के रिगार्डिंग फार्मर्स को पे किया जाता है शुगर मिल ओनर के द्वारा। अब क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एफआरपी को डिसाइड कौन करता है? सो दैट इज डिसाइडेड बाय सीसीईए। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस को डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर। जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर। सो सीसीए की फुल फॉर्म याद रखना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और मैंने आपको बता दिया यूपी जो है वो लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर बात अगर हम करें तो ब्राजील। ओके, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, विच कंट्री इज नोन एज और या कॉल्ड एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? किस कंट्री को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, किस कंट्री को हमारे पास शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो याद रखना स्टूडेंट, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? क्यूबा। क्यूबा इज नोन टू बी शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास, सैटेलाइट डाटा टू एक्सेस द क्रेडिट कार्ड वर्दीनेस ऑफ द फार्मर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है।
आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, सैटेलाइट डाटा का यूज करेगा यहां पर ये एक्सेस करने के लिए कि फार्मर को कितनी क्रेडिट जो है वो दी जा सकती है। तो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक पहला बैंक बना है भारत में जो हमारे पास सैटेलाइट की इमेजेस का यूज करेगा, बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज करेगा यहां पर फार्मर को लोन देने की रिगार्डिंग, एक तरह से क्रेडिट देने की रिगार्डिंग। सो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि ये लैंड को यहाँ पर हम देख पाएंगे, इरिगेशन का क्या पैटर्न है, क्रॉप पैटर्न क्या है, ये सब देख पाएंगे और अल्टीमेटली फार्मर को इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं होगा। सो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें, एक पॉइंट याद रखना कि अभी रिसेंटली इन्होंने iBox नाम से एक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की थी और रिसेंटली इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की थी यस बैंक के अंदर। जब भी मैं बात करता हूं आईसीआईसीआई बैंक की तो याद रखना हु इज द करंट एमडी एंड सीईओ, संदीप बख्शी। याद रखेंगे हु इज द करंट एमडी एंड सीईओ, संदीप बख्शी, एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक हमारे पास भारत का पहला ऐसा बैंक था जिसने इंट्रोड्यूस की थी इंटरनेट बैंकिंग, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन याद रखेंगे बैंकिंग वाले बच्चे, इंटरनेट बैंकिंग भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा था, आईसीआईसीआई बैंक, दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये भारत के 4 बड़े बैंकों में से एक है, बिग 4 बैंक्स कहा जाता है हमारे पास, बिग 4 बैंक्स। हाँ जी, तो बिग 4 बैंक्स में से एक बैंक तो आईसीआईसीआई है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। फिर हमारे पास एचडीएफसी दूसरा बैंक आ जाता है, तीसरा एसबीआई आ जाता है। हाँ जी, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में चौथा बैंक कमेंट करके बताओ, बिग 4 बैंक्स में जो इंडियन इकोनॉमी में बिग 4 बैंक्स कंसीडर किए जाते हैं उसमें चौथा बैंक कौन सा है इन 3 के अलावा। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, चौथा बैंक हमारे पास है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सो ऑन द टर्म्स ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, एसेट की टर्म्स के बेसिस पर अगर हम कैलकुलेट करें, इन 4 बैंकों को बिग 4 बैंक कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड पीएनबी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास शगुन, अ गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एसबीआई का ही एक हिस्सा है, उसने हमारे पास पहली बार एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। तो शगुन अ गिफ्ट इंश्योरेंस, तो बेसिकली पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है। इसमें क्या है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को एक गिफ्ट कर सकता है, एक तरह से उसके बिहाफ पर पॉलिसी खरीद सकते हैं, सरल शब्दों में अगर हम बात करें। सो यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि बायर का हमारे पास जो पर्सन इंश्योर्ड है उसका रिलेशन होना कोई जरूरी नहीं है। तो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है जो लॉन्च किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, जो एसबीआई का ही एक अलग से सब्सिडरी है। एक बात और याद रखना, एसबीआई की जब बात हो रही है तो अश्विनी भाटिया को रिसेंटली एसबीआई के नए एमडी के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। ही इज अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अश्विनी भाटिया। एसबीआई के चेयरमैन की बात करें तो आप सब लोगों को पता ही होगा, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई, रजनीश कुमार। जी हाँ, याद रखेंगे, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई, रजनीश कुमार, ठीक है। और एसबीआई की जब मैं बात कर रहा हूं तो याद रखना 56.92% शेयर जो है इसमें वो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, 56.92% शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, यहां पर इन्होंने इंश्योरेंस की बात की है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, नेम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है भारत की, दैट इज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1818 में, ठीक है, 1818 में ये एस्टैब्लिश हुई थी और ये भारत की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट हमारे पास है, देखिए, वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर को लेकर। देखिए हमारे पास क्या होता है कि एक कंपटीशन हुआ था मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप, ओके, और इसमें एक इंडियन है भानु प्रकाश, ओके, नीलकंठ भानु प्रकाश, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया और इनको यहाँ पर टाइटल दिया गया है ह्यूमन कैलकुलेटर का। देखिए अगर हम बात करें इसी कंपटीशन में लेबनीज प्लेयर हैं हमारे पास मोहम्मद अलमीर,
इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो बेसिकली जो चीज आपने याद रखनी है कि किस भारतीय को हमारे पास यहाँ पर ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल दिया गया है, वो है भानु प्रकाश। बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिकॉग्निशन दिला चुके हैं। अगर हम इसमें बात करें, आपने अभी एक पर्सन का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है, वो है शकुंतला देवी। ठीक है, शकुंतला देवी के ऊपर भी रिसेंटली एक मूवी आई है, तो इसी वजह से ये जो नेम है बहुत फेमस हो चुका है। तो शकुंतला देवी ने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे एक रिप्रेजेंटेशन दिलाई थी मैथमेटिक्स में, और इनको कहा जाता था ह्यूमन कंप्यूटर। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, इनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था और भानु प्रकाश को ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल दिया गया है। भारत में कई सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं, उनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग थे श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन, जिनके ऊपर मूवी भी बनी थी द मैन हू नोज इन्फिनिटी, और इन्हीं के बर्थडे को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, नेशनल मैथमेटिक्स डे की स्टूडेंट जब मैं बात करूं तो याद रखना 22 ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे इन द मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन की याद में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जी सतीश रेड्डी को 2 इयर्स का एक्सटेंशन मिला है एज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। देखिए, भारत की जो सबसे अहम संस्था में से एक है जो डिफेंस के लिए काम करती है, दैट इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो उसके जो करंट चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी, उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। जी सतीश रेड्डी भारत के लिए कई सारे काम कर चुके हैं इंपॉर्टेंट, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मिशन शक्ति, जो कि एंटी मिसाइल टेस्ट सिस्टम है। ठीक है, और इनको इनके काम की वजह से नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं, वो है हमारे पास जी सतीश रेड्डी। और ये हमारे पास साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं, इज ऑल्सो वर्किंग एज साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, उनके साइंटिफिक एडवाइजर की पोस्ट पर भी कौन अपॉइंटेड है, जी सतीश रेड्डी। ओके, एक चीज और मैं आपको स्टूडेंट यहां पर बताना चाहूंगा, जी सतीश रेड्डी को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, और इनको अभी कुछ टाइम पहले एरोनॉटिकल सोसाइटी की तरफ से भी अवार्ड मिला था, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में इनके पास फेलोशिप है। आपसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ही इज ऑल्सो वर्किंग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्टर जनरल है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के। ठीक है, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमारे पास जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो कहां पर सिचुएटेड है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारत में कहां पर सिचुएटेड है। तो याद रखेंगे, हमारे पास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेंगलुरु में है। ठीक है, और उसके डायरेक्टर जनरल हमारे पास कौन है, अगेन जी सतीश रेड्डी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स लॉन्च्ड माई इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए हुआ क्या है कि जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो हमारे पास एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, माई इंडियन एयरफोर्स। ओके, और इसमें क्या होगा कि कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, डिटेल है, वो प्रोवाइड की जाएगी एस्पिरेंट्स को। और ये सब किसके तहत हो रहा है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत। ओके, इस ऐप को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सीडेक ने। सीडेक के बारे में याद रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो भारत के लिए सुपर कंप्यूटर भी बना चुका है। और ये गूगल प्ले स्टोर पर ये जो ऐप है वो आपकी अवेलेबल रहेगी। इंडियन एयरफोर्स की जब भी मैं बात करता हूं, याद रखेंगे 8 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। ओके, इंडियन एयरफोर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 8 अक्टूबर को। और अभी हमारे पास एयर चीफ मार्शल कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं स्टूडेंट, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एयरफोर्स में एक ही पर्सन ऐसे हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। नेम द पर्सन इन द इंडियन एयरफोर्स, नेम द ओनली पर्सन इन इंडियन एयरफोर्स ऑनर्ड विद परमवीर चक्र। परमवीर चक्र विजेता फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। ओके, नाम याद रखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास निर्मल जीत
सिंह शेखों, ही इज द ओनली पर्सन फ्रॉम एयरफोर्स हु गॉट परमवीर चक्र। 1971 की वॉर जब हुई थी तो इन्होंने अलग ही लेवल का एक यहाँ पर काम करके दिखाया और कई कई सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीजें थी उनको अकम्प्लिश किया। दैट्स व्हाई ही अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र, ठीक है, पोस्टमसली। निर्मलजीत सिंह शेखों, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स हमारे पास नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और आप यहां पर याद रखेंगे कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है। तो यहां पर जिस स्टेट ने टॉप किया है दैट इज गुजरात। ओके, याद रखेंगे गुजरात ने हमारे पास यहां पर टॉप किया है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रही है ओवरऑल रैंकिंग्स को लेकर बात करें। सेकंड नंबर पे रहा है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे रहा है तमिलनाडु। ओके, अगर हम बात करें ऐसी स्टेट जो कोस्टल स्टेट नहीं है और फिर भी परफॉर्मेंस बेटर दी है तो वो है राजस्थान। जी हाँ, याद रखेंगे ऐसी स्टेट जो कोस्टल स्टेट ना होते हुए भी नीति आयोग की रैंकिंग में जिसको हमारे पास एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में अच्छा रैंक मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है, वो है राजस्थान। ओके, सो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे जब भी नीति आयोग की बात होती है। तो एक थिंक टैंक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है और गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे इंडेक्सेस और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये हमारे पास प्रिपेयर करती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें मुद्रा लोन स्कीम बेनिफिशियरीज, तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, मुद्रा लोन को लेकर एक रिपोर्ट आई है और यहां पर क्या बताया गया, मुद्रा की पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा की जब मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं तो दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि वुमेन बेनिफिशियरीज को लेकर यहां पर बात हुई है। तो तमिलनाडु टॉप द लिस्ट ऑफ लोन बेनिफिट्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु के बाद जो सेकंड नंबर पे जो स्टेट रही वो है वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर पे जो स्टेट रही है कर्नाटक। ओके, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये लॉन्च हुई थी 2015 में। सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, मुद्रा की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें। ओके, फिर हमारे पास एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, इसमें तीन तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। शिशु, किशोर एंड तरुण। और शिशु में हमारे पास जो लोन की मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 50,000 और यहां पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 5 लाख और यहां पर जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 10 लाख। तो आपने याद रखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मैक्सिमम जो लोन मिल सकता है दैट इज ऑफ रुपीज 10 लाख। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मुद्रा जो है, मुद्रा वर्क्स अंडर विच फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? मुद्रा वर्क्स अंडर विच फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? ओके स्टूडेंट, आंसर याद रखेंगे, आंसर है सिडबी। आंसर याद रखेंगे, आंसर है हमारे पास सिडबी। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। WHO डिक्लेयर्स अफ्रीका फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस। देखिए हमारे पास क्या हुआ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जहां पर बहुत बड़े लेवल पर वाइल्ड पोलियो वायरस के केस देखने को मिलते थे, तो WHO ने यहां पर क्या किया, फाइनली यहां पर इरेडिकेट कर दिया है वाइल्ड पोलियो वायरस को अफ्रीकन रीजनल एरिया से। ओके, WHO की बात करें तो बहुत बार बात होती है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके करंट डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम, ठीक है। और हमारे पास पिछले 4 सालों में यहाँ पर लास्ट 4 ईयर में कोई भी केस देखने को नहीं मिला। देखिए एक चीज याद रखेंगे, पोलियो वायरस की जब भी बात हो तो याद रखना पोलियो माइलिटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, पोलियो माइलिटिस, क्योंकि ये जो वो वायरस है जो पोलियो को हमारे पास एक तरह से अकर करता है बॉडी में और जनरली बच्चों को यहाँ पर ये इंपैक्ट करता है। ओके, पोलियो माइलिटिस। और इसकी वैक्सीन जो है, जो ओरल वैक्सीन है वो किसने डेवलप की थी, एल्बर्ट सेबिन ने। जो ओरल वैक्सीन आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में दी जाती है, याद रखना एल्बर्ट सेबिन, द पर्सन हु डेवलप्ड द ओरल वैक्सीन फॉर पोलियो। चलिए जी, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड पोलियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड पोलियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ओके,
याद रखेंगे 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। इंडिया कंप्लीटली एरेडिकेटेड पोलियो, इंडिया ने पोलियो को खत्म कर दिया है और 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। और याद रखेंगे एल्बर्ट सेबिन का नाम, जिन्होंने ओरल वैक्सीन डेवलप की थी पोलियो के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड वाटर वीक, तो वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया गया 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में, ठीक है। और अगर पेपर में पूछ रहे थे वर्ल्ड वाटर डे, तो याद रखना वर्ल्ड वाटर डे होता है हमारे पास 22 मार्च। 22 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड वाटर वीक की 2020। तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट सीवी के द्वारा। स्टॉकहोम की बात करें तो स्टॉकहोम इज इन स्वीडन, ठीक है। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो सीवी के द्वारा ये जो वीक है ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए अगर हम बात करें थीम की, तो थीम भी आप याद रखेंगे वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। थीम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको थीम दिखाई दे रही होगी, थीम आप याद रखेंगे। ओके, भारत में हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी स्कीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हर घर जल। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी स्कीम अभी वाटर को लेकर चल रही है, दैट इज हर घर जल, कि हर घर में हम पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएं। और यहाँ पर जो टारगेट ये रखा गया है 2024, ये याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2024 तक हर घर में पानी जो है वो नल के थ्रू पहुंचाया जाए, और उसके लिए जो स्कीम चल रही है दैट इज हर घर जल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स, तो जेम्स एंडरसन, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से, वो पहले विश्व के ऐसे फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज्यादा विकेट लिए, 600 या 600 से ज्यादा विकेट लिए। उनसे आगे सिर्फ 3 प्लेयर बचे हैं, जिसमें है मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं 800, फिर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न है 708 विकेट्स, और थर्ड नंबर पे अनिल कुंबले 619 विकेट्स। तो ये फोर्थ नंबर पे है, लेकिन पहली बार किसी पेसर ने 600 विकेट से ज्यादा लिए हैं। इसके अलावा विकेट्स को लेकर एक और रिकॉर्ड बना है कि जो हमारे पास वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं डेवियन जॉन ब्रावो, या डेविन ब्रावो के नाम से भी जिनको जाना जाता है, उन्होंने 500 T20 विकेट्स लिए। याद रखना, इन्होंने 500 T20 विकेट लिए। ऐसा करने वाले पहले हमारे पास क्रिकेटर बने। तो दो हमारे पास बॉलर्स के नाम बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, एक तो है डेविन ब्रावो और दूसरे हमारे पास जेम्स एंडरसन। चलिए आपसे मैं कमेंट सेक्शन में एक चीज का आंसर चाहूंगा, वो क्या, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत के वो कौन से पेसर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं इन टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय पेसर का नाम। ओके, नाम याद रखेंगे, जाहिर खान ने भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में वो पेसर जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं भारत के लिए वो जाहिर खान है, 311 विकेट। और टेस्ट क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा विकेट पूछ लिया जाए तो वो तो नाम आप देख सकते हैं अनिल कुंबले, जो वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट हमारे पास एरिक्सन एंड यूनिसेफ पार्टनर टू मैप स्कूल इंटरनेट। देखिए हमारे पास एरिक्सन जो कि एक स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है, हमारे पास यूनिसेफ के साथ मिलकर, यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो कि हमारे पास कहां से ऑपरेट करती है, यूनिसेफ की जब मैं बात करता हूँ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है हमारे पास न्यूयॉर्क में। तो ये मिलकर हमारे पास 35 कंट्रीज में क्या करेंगे, हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे 2023 तक, डिजिटल लर्निंग बेसिकली, ताकि और अच्छे लेवल पर प्रोवाइड की जा सके। इस सब में हमारे पास एक और एंटिटी हमारे पास इन्वॉल्व रहेगी, ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जो कि स्टूडेंट याद रखेंगे यूएन का एक स्पेशल पार्ट है, यूएन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है ITU। ITU का हेडक्वार्टर याद रखना, ITU का हेडक्वार्टर हमारे पास जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और आपको स्टूडेंट मैं एक और चीज बता दूं कि स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल पर हेल्प करने के लिए डिजिटली गूगल ने अपना नया एजुकेशन टूल लॉन्च किया है, असाइनमेंट। ये भी आप याद रखेंगे, गूगल ने अपना एक नया हमारे पास टूल लॉन्च किया है, एजुकेशन टूल असाइनमेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि हमारे पास गूगल का एक मिशन ऑनगोइंग है जिसमें वो पूरे वर्ल्ड में हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वाटर बलून्स के थ्रू। उस मिशन का नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है बेसिकली? ओके, याद रखेंगे
गूगल के उस प्रोजेक्ट का नाम है गूगल लून, जिसमें ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर बलून्स। नेक्स्ट, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री मीटिंग। तो ब्रिक्स के इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। व्हाट इज ब्रिक्स? दैट इज एक्रोनिम फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और अगर हम बात करें, ये 5 डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, बिग डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो इंडिया की तरफ से सोम प्रकाश जी ने ब्रिक्स इंडस्ट्रीज मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट ब्रिक्स की, तो यहां पर क्या होता है, रोटेशन में हर कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है। अभी की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? 2020 में प्रेसिडेंसी किसके पास है? रशिया के पास। ये बात याद रखना, 2020 में जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है। और ये जो ब्रिक्स हमारे पास टर्म है, ये ब्रिक टर्म सबसे पहले हमारे पास यूज की थी जिम ओनील ने। ये हमारे पास गोल्डमैन सैक्स के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ब्रिक टर्म पहली बार यूज की थी। अभी फिर बाद में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका से जुड़ा और एक ग्रुप बन गया ब्रिक्स। तो अभी अगर हम बात करें, यहाँ पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी दी गई है, ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसको आप याद रखेंगे, पार्ट NIR। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ स्टूडेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, विच कंट्री होल्ड ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2021? 2021 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? Which country going to hold BRIC presidency in 2021? याद रखेंगे स्टूडेंट, आंसर है इंडिया। आंसर याद रखेंगे, आंसर है इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा साइंड MOU। MOU मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद री ऑटोमोटिव। ये री ऑटोमोटिव की बात करें, टेल अवीव इजराइल बेस्ड एक कंपनी है। तो इन्होंने हमारे पास टाई अप किया है एमएनएम के साथ। ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स बनाने के लिए काम करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कमर्शियल इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स, देखिए जैसे आपने सुना होगा टेस्ला नाम की कंपनी हमारे पास अभी राइट नाउ एक लीडिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करती है, लेकिन ये कमर्शियल व्हीकल्स की बात हो रही है। तो आपने याद रखना है कौन सी भारतीय कंपनी फ्यूचर में कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए काम करेगी। दैट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक फेमस कंपनी, और इनका एम है 2 to 2.5 लाख इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो बनाए जाए। और अल्टीमेटली अगर हम बात करें, इससे कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को भी काफी हेल्प मिलेगी। पॉल्यूशन का जो सिस्टम है उसमें हम थोड़ा कमी ला पाएंगे। और इसी के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। याद रखेंगे फेम स्कीम, गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, दैट इज फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, फेम की फुल फॉर्म याद रखेंगे, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की जब मैं बात करता हूँ, सो एक इंडियन हमारे पास मल्टीनेशनल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हु इज द करंट MD एंड CEO ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा? महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD एंड CEO कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, पवन कुमार गोयनका। आनंद महिंद्रा नहीं है, पवन कुमार गोयनका है MD एंड CEO महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके ऊपर क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि बुकर प्राइज जो है वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज कंसिडर किया जाता है हमारे पास इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप कोई राइटिंग वर्क करते हैं तो सबसे बड़े अवार्ड में से एक अवार्ड कंसिडर किया जाता है बुकर प्राइज। और इस बार का जो बुकर प्राइज है वो मिला है मरियके लुकस, और इनकी बुक का नाम आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिला है, बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, तो ये बुक का नाम सीधा सीधा याद रखेंगे। यंगेस्ट ऑथर है, सिर्फ इनकी 29 ईयर्स की एज है और इनको अवार्ड मिला है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बुकर अवार्ड की जब मैं बात करूं तो ये दिया जाता है बाय द मैन ग्रुप ऑफ लंदन। बुकर अवार्ड की जब भी मैं बात करता हूं तो बुकर अवार्ड दिया जाता है बाय द मैन ग्रुप, और ये मैन ग्रुप कहां है? लंदन में। ओके, और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है और एक है बुकर अवार्ड। डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पास इंटरनेशनल बुकर अवार्ड होता है
वो हमारे पास ट्रांसलेटेड बुक्स के लिए दिया जाता है। जैसे अगर आप इस बुक की बात करें तो ये बुक जो है हमारे पास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पहली बार पब्लिश हुई थी डच लैंग्वेज में, लेकिन बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। हाँ जी, क्लियर। तो ये वाला पॉइंट जो है वो आप याद रखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर पायनियर आर्नल्ड स्पिलबर्ग पासेस अवे। देखिए हमारे पास कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस पर्सन थे आर्नल्ड स्पिलबर्ग, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। और इन्होंने हमारे पास अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की थी, जनरल इलेक्ट्रिक 2025 मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास डिजाइन किया था। और इन्होंने एक लैंग्वेज भी, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप की थी बेसिक के नाम से, जिसकी वजह से जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है उनका राइज देखने को मिला। एंड ही इज आल्सो द फादर ऑफ द ग्रेट फिल्म मेकर स्टीफन स्पिलबर्ग। और इन्होंने स्टीफन स्पिलबर्ग को एक तरह से इंस्पिरेशन दिया कि अपनी मूवीज में आप टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। तो कहीं ना कहीं ही इज द पर्सन जिसने हमारे पास पूरी जो इंडस्ट्री है, जो हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री है, उसको काफी हद तक चेंज किया, टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस कराई। तो उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है। तो इसी का सीधा क्वेश्चन आप इनके बारे में याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई रिलीजेस नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025। देखिए स्ट्रेटजी लॉन्च की है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एजुकेशन, ताकि बच्चों को हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन दी जा सके। तो यहां पर आप याद रखेंगे मेन 5C के ऊपर इनका फोकस रहेगा। 5C अप्रोच, दैट इज कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। याद रखेंगे हमारे पास 5C के ऊपर मेन अप्रोच हमारे पास रहेगी। और ये हमारे पास रहेगा फॉर द स्कूल चिल्ड्रन 6 to 10। ओके, 6 to 10। वैसे तो हमारे पास अगर हम बात करें, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भारत में लॉन्च हो चुकी है, तो उसके साथ ही इसको कहीं ना कहीं कंपाइल किया जाएगा। उसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं कि जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020, उसके ड्राफ्टिंग पैनल के चीफ कौन थे? हु इज द चीफ ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग पैनल? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट के कस्तूरी रंगन, याद रखेंगे के कस्तूरी रंगन, जो कि इससे पहले इसरो के हमारे पास चीफ भी रह चुके हैं। ही इज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग पैनल, ओके, चीफ ऑफ ड्राफ्टिंग पैनल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन रेलवे सेट टू मीट इट्स ऑल एनर्जी नीड। देखिए यहां पर पीयूष गोयल जो हमारे पास रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने डिक्लेरेशन की है कि हमारे पास आने वाले टाइम में रेलवे जो है 100% सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा अपनी एनर्जी नीड्स को लेकर। और यहाँ पर सोलर मिशन ऑफ इंडिया में भी कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए हमारे पास इंडियन रेलवेज मीट टू इट्स एनर्जी कंजप्शन विल बी और अराउंड 33 बिलियन यूनिट्स बाय 2030। तो ये अपनी जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको खुद फुलफिल करेंगे, ऐसा रेलवे ने कहा है। और इसके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने टारगेट रखी हुई है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे बाय 2023। अब देखिए टारगेट्स आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हमने बात की है। एक बात की है कि कितनी हमारे पास एनर्जी कंजप्शन होगी, दैट इज 33 बिलियन यूनिट्स बाय 2030। दूसरी बात हमने क्या कही कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज बाय 2023। अभी जो कोयले से हमारी रेलवे चल रही है उसको हमने बिल्कुल ही क्या कर देना है, चेंज कर देना सिस्टम को। और आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर ये क्या करेगी, रेलवे क्या करेगी, 20 गीगावाट हमारे पास डेवलप करने का इनका प्लान है। जो वेकेंट लैंड है उसको यूटिलाइज करके, जो हमारे पास वीकेंड लैंड है रेलवे के, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। 2030 तक 20 गीगावाट जो सोलर एनर्जी है वो खुद प्रोड्यूस करेगी इंडियन रेलवे। आपको स्टूडेंट में एक चीज और बता दूं कि हमारे पास रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर गवर्नमेंट का नया टारगेट आ चुका है। आपने याद रखना है, रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर गवर्नमेंट का नया टारगेट क्या है, टू प्रोड्यूस 450 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। याद रखना, ठीक है। पहले हमारे पास टारगेट 2022 तक था 175 गीगावाट, लेकिन अब उस टारगेट को रिवाइज करके गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि टू प्रोड्यूस 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 41st जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। और आपको बता दूं कि जीएसटी काउंसिल जो है ये डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स रहेगा। आपको बताना चाहिए जीएसटी काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था बाय द आर्टिकल नंबर 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, आर्टिकल 279A का यूज करके जीएसटी काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके चेयरमैन हमेशा होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि अभी कौन है, निर्मला सीतारमण।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो स्टेट्स को जीएसटी इंप्लीमेंट होने से टैक्स कलेक्शन में नुकसान हुआ है उसकी जो भरपाई होगी वो हमारे पास हमारे पास 2.3 लाख करोड़। वो हमारे पास जो भी रेवेन्यू लॉस हुआ है हमारे पास या तो स्टेट्स जो बोरो कर सकते हैं किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या बाहर से या आरबीआई से। स्टेट कैन आइदर बोरो द फुल कंपनसेशन डेफिसिट ऑफ 2.35 लाख करोड़ और जो कि हमारे पास रेवेन्यू लॉस में है जीएसटी के वजह से। तो यहां पर एक उन्हें फैसिलिटी दी गई है बेसिकली एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज, बड़ी न्यूज में से शिंजो एबे रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। देखिए शिंजो एबे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, ओके, और इन्होंने कौन सी पार्टी से थे, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी। अभी इनका 1 साल का टेन्योर अभी बचा हुआ था, तो इन्होंने अपने हेल्थ रीजन के चलते क्या कह दिया है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं अभी पोस्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अगर हम बात करें जापान की, सो जापान वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड और इन एशिया ऑल्सो। सो कैपिटल आपको पता ही होगा टोक्यो, और यहाँ पर एम्परर कौन है, नोरितो। ओके, एम्परर का नाम आप जानते ही होंगे, नोरितो इज द करंट एम्परर ऑफ जापान। चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो टोक्यो है, जापान एक आर्किपेलागो है, तो टोक्यो कौन से जापानीज आइलैंड पे लोकेटेड है? नेम द आइलैंड ऑफ जापान ऑन विच टोक्यो इज लोकेटेड। ओके, सो आइलैंड का नाम स्टूडेंट याद रखेंगे, आइलैंड का नाम है होन्शू। आइलैंड का नाम याद रखेंगे, आइलैंड का नाम है होन्शू। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, यूफा चैंपियन लीग 2019-2020। तो ब्रायन म्यूनिख जो कि हमारे पास एक जर्मन फुटबॉल क्लब है, उसने चैंपियनशिप जीत ली है। और यहां पर आपने याद रखना है किसको डिफीट किया है, पेरिस सेंट जर्मेन। इस क्लब को डिफीट करते हुए फाइनल में इन्होंने ये चैंपियनशिप जो है वो जीत लिया। 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये हमारे पास ऑर्गेनाइज किसने किया था, यूफा ने। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यूनियन ऑफ द यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूफा चैंपियनशिप लीग 2019-2020 का विनर कौन रहा है, ब्रायन म्यूनिख। ओके, और इसी के चलते अभी फुटबॉल की अगर हम बात करें, बड़े उठोपटक देखने को मिल रहे हैं। एक खबर हमारे पास सुनने को मिल रही है कि हमारे पास वर्ल्ड के लीडिंग फुटबॉलर में से एक लियोनेल मेसी हमारे पास बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक वो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहे थे, तो वो खबर आ रही है कि वो फुटबॉल क्लब को छोड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ ये पॉइंट्स आप जो है वो याद रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द स्टूडेंट। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।